सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस जो पीजीटी लेवल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया के टॉप मोस्ट जो लेक्चर्स हैं वो इसमें अपलोड किए जा चुके हैं। यानी कि हमारी बुक भी एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस की जो हैंड रिटन बुक है वो भी आ रही है, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको भी एक नया बेनिफिट भी मिलेगा अगले साल से तैयारी का। बंच ग्रुप तैयार होने जा रहा है और बंच ग्रुप में आपको फायदा होगा कि अब आपको किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत अगले सत्र से नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी भी आपको देंगे। हम आपको अगले सेशन से जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो हमारे फुल प्रिपरेटरी कोर्सेज होंगे, उन सभी कोर्सेज में हम आपको नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे और अब आपको नोट्स या किताब खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ पहले ये एग्जाम दे लेते हैं और उसके बाद हम उतरते हैं अगले मैदान में। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है। बहुत सारे फार्मूलों पर डिस्कशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें जानकारी चाहिए कि आखिरकार मोल क्या होता है। मैंने मोल को बताया है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर मोल की बात आती है तो वो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है, और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा 22.4 लीटर। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आज हमारी ये वन शॉट की वीडियो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी और इस वन शॉट की वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलेंगे। अगर हमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो अगर हम एक एक चैप्टर पर वन शॉट चला रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। पूरी क्लास हमारे साथ आज कंटिन्यू करिएगा और इसमें आपको आनंद जरूर आएगा। मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूं कि आपको बेनिफिट इस वीडियो से जरूर मिलेगा और क्वेश्चन भी पीजीटी में जरूर मिलेगा। तो लगातार साथ रहेंगे तो हम आपका जरूर विकास करेंगे। तो देखिए, यहां पर रेडियस की बात करें तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए स्क्वायर ए नॉट हो जाता है, यानी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रखी है। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनकी बात करूंगा तो मैं यहां पर यह भी बताता चल रहा हूं आपको। एक तो रेडियस का फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, एनर्जी का जरूर याद कर लीजिए, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई का फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ये फार्मूले डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और आप पुराने पीजीटी का पेपर उठा करके देखिए तो इस फार्मूले को 2010 में पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस फार्मूले को भी अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनको आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। जैसे टोटल एनर्जी के कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे जो है 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहां पर रेडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू 1.0986968 इंटू 10⁻7 पर मीटर दे रखी है। इन वैल्यूज को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा तो मैं कहूंगा कि आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो साथियों, पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए अब हमारे पास ये क्विक रिवीजन का जो बंच नोट है ये अवेलेबल है। अगर क्विक रिवीजन का ये बंच नोट आप चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं और ये हमारी बुकलेट में भी लगा हुआ है। नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए आपको कैसे n(n-1/2) फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, इस पर भी पीजीटी पर क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पर भी मैं लिखूंगा कि ये पीजीटी लेवल से क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो बहुत ही शानदार बनने वाली है और आपका सिलेक्शन भी यहीं से होने वाला है। इस वीडियो से 100% आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, हमारे साथ रहिएगा। हाइजेनबर्ग पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर भी हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे हुए, गेट में भी देखे हैं और गेट के लेवल के क्वेश्चंस भी आपको मैंने एक दो कराए हैं। नोट्स निकालना है तो टोटल नोट की बात आएगी तो n-1 आएगा और एंगुलर नोट की बात आएगी तो n-l-1 आएगा, l आएगा, और अगर रेडियल नोट की बात आएगी तो आपका n-l-1 आएगा। तो अगर टोटल नोड है तो n-1 हो जाएंगे, टोटल नोड कितने हो जाएंगे n-1 हो जाएंगे, और एंगुलर नोड l हो जाता है और आपका रेडियल नोड। इसी के साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को भी ध्यान दीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में।
तो आपको छोड़ना भी किसी भी कीमत पर नहीं है। मैंने ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने नोट की हैं। और यहीं पर एक चीज आपको और बताऊंगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी आप अगर याद रख पाते हैं तो यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ा दीजिएगा। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर यहां लिखना चाहूं मैं तो लिख सकता हूं स्पिन एंगुलर, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी यहां पर बढ़ा देता हूं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है ये भी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, रूट और यहां पर s और ब्रैकेट में s+1 h/2 पाई होता है। लेकिन अगर आप s की वैल्यू जो है वो यहां पर हाफ रख देंगे तो फार्मूला s इज इक्वल, ये बन जाएगा आपका फार्मूला, क्या बन जाएगा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला तैयार, जो डायरेक्ट फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/2 और h/2 पाई। ऐसे करके डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही अहम क्लास है आज की, और जिन लोगों ने क्लास छोड़ी समझ लीजिए नुकसान भारी उठाएंगे वो। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर परसेंटेज आयनिक करैक्टर की बात कर लेते हैं तो फार्मूला चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आयनिक करैक्टर में एक्चुअल डाइपोल मोमेंट और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, और आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू कैलकुलेटेड दी भी होती है। इस पर भी पीजीटी में क्वेश्चंस आए हैं, तो यहां पर भी आपको अपनी नजर बरकरार रखनी है। और फजान रूल पर तो 100% पीजीटी का क्वेश्चन आया हुआ है। फजान रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर @2025 के पीजीटी को लिख देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, ये इसमें स्मॉल साइज कैटायन का होना चाहिए और बड़ा साइज एनायन का होना चाहिए, और इसमें जो है कोवेलेंट कैरेक्टर जो है बढ़ता चला जाता है। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा एनायन का बड़ा, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती चली जाएगी। यहीं पर आपको और बताने की कोशिश करूंगा, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग चल लेते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के में बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। बॉन्ड ऑर्डर अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, O2 के N2 के पूछे जाते हैं। यहां पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर से भी क्वेश्चन दिखाई दे सकता है आपको। तो संभावनाएं पूरी हैं। पूरी तैयारी के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जितनी आप डी ऑर्बिटल बढ़ाते चले जाओगे उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएगी, और जितनी डी ऑर्बिटल घटाते जाओगे वो वैल्यू जो है डाउन पड़ती चली जाएगी। आप ये जानते हैं कि जो sp ss जो भी ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग मैक्सिमम कहां पर होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसमें sp3d2 कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। वेस्पर थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए, और वेस्पर थ्योरी को मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि वेस्पर थ्योरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन पर चलती है। यहां से बॉन्ड एंगल का कैलकुलेशन चलता है, यहीं से आपका जो है वो ये पता लगता है कि ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। इसको आज मिटा लेते हैं। देखिए क्या है कि ज्योमेट्री की अगर बात आती है तो ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से निकाली जाती है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से निकाली जाएगी, और ज्योमेट्री आपका एक पर्टिकुलर एंगल बताएगी। ज्योमेट्री में एंगल की बात आएगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो एक्चुअल है वो यहीं से निकलेगा। जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री की बात आएगी तो वो टेट्राहेड्रल ही आएगी, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके बाद अगर आप भाई अगर हम लोग देखें, मान लो अमोनिया है तो अमोनिया की जो अगर ज्योमेट्री देखी जाएगी तो ज्योमेट्री में लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब यहां पर लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये ज्योमेट्री आपको टेट्राहेड्रल दिखाई दे जाती है। अब बात आती है कि आखिरकार बॉन्ड पेयर पर चलें तो केवल बॉन्ड पेयर देखोगे तो बॉन्ड पेयर यहां पर आपको मात्र 3 दिखाई दे रहे हैं, यानी ये पिरामिडल शेप है। तो शेप की जब बात करते हैं तो शेप वहां पर किस पर निर्भर करती है, शेप निर्भर करती है इस बात पर कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, और ज्योमेट्री निर्भर करती है कि उसमें लोन पेयर कितने हैं। अब आप किसी का भी शेप और ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हो। हम बहुत सारे एग्जांपल भी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इससे हम आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और आप हमसे सीखेंगे भी। और हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन पर भी 100% @PGT में यहां पर लिखूंगा कि 2025 में क्वेश्चन आ सकता है।
है, संभावनाएं पूरी तरीके से आपको दिखाई देंगी। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केपी केसी डेल्टा आरटी की पावर डेल्टा एनजी पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डेल्टा एन की वैल्यू पर कैलकुलेशन करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इस फार्मूले को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है वो ये फार्मूला है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अगर केसी की वैल्यू कम है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि डेल्टा जी तभी पॉजिटिव आ पाएगा, डेल्टा जी तभी पॉजिटिव आ जाएगा। फ्री एनर्जी आपको पता होने चाहिए, फ्री एनर्जी है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी कैसा होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। केसी की यूनिट भी पूछी जा सकती है, केपी की यूनिट भी पूछी जा सकती है। जब केसी की यूनिट की बात करेंगे तो मोल पर लीटर में, और केपी की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में चलेगी। और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि केपी प्रेशर से है, इसलिए एटमॉस्फेयर पर बात यहां पर होती चली जाएगी। यहीं पर आप लोग को क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन जो यानी कि अगर रेशियो जिसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट का रेशियो, उसे आयनिक क्वोशिएंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर वो रिएक्टेंट का ज्यादा प्रोडक्ट का कम पड़ जाता है तो इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर क्यूसी की वैल्यू बराबर हो गई सिस्टम इक्विलिब्रियम में और क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसका मतलब हुआ फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। दोनों की बातें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग केपी पर भी क्वेश्चन आते हैं, इसको अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट चीज को आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करें तो इस पर भी क्वेश्चन पीजीटी में हर साल लगभग आया हुआ है। तो आप इसके पीजीटी के क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान में रखिए और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप पूरी नजर जमाए रहिएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो लुईस एसिड पर लुईस बेस पर इनमें कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं और इनके एग्जाम्पल्स को आपको मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। बफर सॉल्यूशन के हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन जो है वो मान के चलिएगा रखी मिलती है, pH इज इक्वल टू pK लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये आपकी एसिड के लिए है, pH के लिए, pOH के लिए भी आप यहाँ pH निकाल लीजिए और pOH निकालना हो तो 14 में से वैल्यू घटा दीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिलहाल pOH इज इक्वल टू pKb लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये फार्मूला भी अप्लाई आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि इनकी तैयारी आपकी अप टू द मार्क चलती रहे तो आप इस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नए प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करिएगा। इन फार्मूले से भी एक क्वेश्चन निश्चित आना है, चाहे वो पीएच सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग का बेस स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, चाहे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस का हो, इन सभी पर क्वेश्चंस आना निश्चित है। तो यहां पर भी आप इन फार्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा किसी कीमत पर नहीं। एक एक पॉइंट बताता चल रहा हूं, एक एक पॉइंट डिस्कशन करता चल रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंस इतनी देगा कि आपकी परीक्षा 100% निकल जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और इनके रेट कांस्टेंट के की वैल्यू के साथ साथ में हाफ लाइफ पीरियड को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। ये बात भी मैं आपसे कहूंगा। जीरो ऑर्डर पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्वेश्चन भी खूब पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप अपने जहन में रखिएगा। आर्हीनियस इक्वेशन पर भी पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आर्हीनियस इक्वेशन को भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। और कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो इस फार्मूले पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आए हैं, तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी तैयार कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। ये हमारी लीफलेट आप तक जरूर पहुंचेगी और मैं कहता हूं कि अगर थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा है तो इन पर क्वेश्चन तो वादा है हमारा कि 100% यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ये दोनों फार्मूले आप बिल्कुल याद कर लिए। वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों में पूछा जा सकता है। यहां पर एंथैल्पी चेंज पर भी पीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई या डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी भी हम लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम मेथड है। और यहीं पर किरचॉफ इक्वेशन को भी कई बार पूछा गया है, एंट्रोपी को भी कई बार पूछा गया। तो एक तो किरचॉफ इक्वेशन आप याद कर लो, एक एंट्रोपी याद कर लो, इसे भी नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। तो मैं आपको जरूर ये सलाह देता रहूंगा कि आपको क्या क्या जरूर करते रहना है। तो यहां इन इक्वेशंस को एग्जामिनेशन में पूरी तरीके से उतारिएगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा
कि इनके साथ साथ आपको कुछ पॉइंट और भी याद रखने हैं। एक तो डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन निश्चित आता है, 100% आता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इनकी कंडीशंस को आप याद कर लीजिए अच्छे ढंग से, और यहीं पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 3 इक्वेशन को भी जरूर पढ़ लेना जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। एक तो आपको क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन और बेंट ऑफ आइसोथर्म याद रखना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। एक तो आपको बेंट ऑफ आइसोथर्म लिख देना है, बेंट ऑफ आइसोथर्म। बेंट ऑफ आइसोथर्म की अगर मैं बात करता हूं तो बेंट ऑफ आइसोथर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर पूछ लिया जाता है, यानी छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, और यहां पर आप के पी यूज कर सकते हैं। इसे बेंट ऑफ आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप इसे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन जो क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन है, तो यहां पर क्लॉसियस क्लेपेरियन इक्वेशन है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन जो है वो इक्वेशन भी बहुत आती है, तो मैं कहता हूं कि हमेशा अगर लंबाई बड़ी है नाम की तो इक्वेशन भी बड़ी होगी। यहां पर log P2 अपॉन P1, log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H, ऐसे भी लिख करके आ सकता है, या वेपोराइजेशन भी यहां पर लिखना चाहे तो आप वेपोराइजेशन भी लिख करके आ सकता है। नीचे आपको पता होना चाहिए 2.303 R होता है, ब्रैकेट में आपका T2 माइनस T1, और नीचे आपका T1 T2 हो जाता है। दूसरी चीज आपको बताऊंगा, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। आपको आर्हिनेस की इक्वेशन तो याद होगी ना, तो आर्हिनेस की इक्वेशन याद करो, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी वाला फार्मूला 2.30 अपन याद करके फट से आप उसी से कंपेयर कर दो, खट से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि इन इक्वेशंस में आपको एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। हीट कैपेसिटी से भी क्वेश्चन आता है, तो हीट कैपेसिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर, और उसके साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, उसको भी हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। वो फार्मूला है कि जूल थॉमसन पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर जूल थॉमसन इफेक्ट पर भी आप जरूर पढ़िए। जूल थॉमसन इफेक्ट के क्वेश्चन भी आप जरूर कर लीजिएगा, इनको भी किसी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि जूल थॉमसन इफेक्ट पर क्वेश्चन आने की संभावना है, तो फिर 100% है डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट आपका टेम्परेचर पर इज इक्वल टू 0। ये यानी कि चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ एन आइडियल गैस चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको आप याद रखिएगा, भूलना आपको किसी कीमत पर नहीं है। दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे फार्मूले और भी जो है अपने लिखे हुए हैं, उन फार्मूलों को भी मैं यूज कर रहा हूं। जैसे अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप इन फार्मूलों की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कोलार्ड्स लॉ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नस्ट इक्वेशन की बात करें तो ये आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गिब्स फ्री एनर्जी से जोड़ते हैं नस्ट इक्वेशन को, तो ये फार्मूला आपको जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, है ना। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, जब हम क्लास लेते हैं तो इन फार्मूले का सभी डिस्कशन भी हमने किया, डेरिवेशन भी किया है। और अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपको फ्यूल सेल की इफिशियंसी निकालनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो डेल्टा जी अपॉन एच से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर हम लोग यहां चलते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर है, ये भी बहुत ही बेहतर चैप्टर है। इस बेहतर में आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी याद रखना, और साथ ही साथ कब सॉल्यूशन आइडियल होगा और कब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, इस पर क्वेश्चन आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर के साथ साथ तैयार करके रखना है। तो ये वन शॉट का वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बनाएगा, और यहां पर डेल्टा टीबी और पी पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस पर भी बहुत अहम विचार करके काम करिएगा और इनके फार्मूलों को जरूर याद कर लीजिएगा। बेंट ऑफ फैक्टर तो आप मान के चलना कि 100% आना ही आना है, ये छोड़ना नहीं है आपको किसी भी कीमत पर। और अगर हम लोग चल लेते हैं आगे, गैसेस स्टेट
में, तो गैसेस स्टेट में आपको एक तो वैल्यूज, ये आर की वैल्यू सभी आपको पता रहनी चाहिए, आर की वैल्यू से आप नकार नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर, आर की वैल्यू नहीं। और ये आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वेलोसिटी, ये मैंने आपको पढ़ाई है और इनकी ट्रिक भी बताई है आपको कि कैसे हम याद करते हैं। हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको ट्रिक भी समझ में आएगी बहुत ही बेहतर ढंग से। यहाँ पर आपको रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है किसी भी गैस का, वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हम लोग ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करते हैं तो इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनको भी आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और पढ़ने की कोशिश आप करिएगा भी। साथ ही साथ सॉलिड में चलें तो ये वैल्यूज आपको जरूर याद रहनी चाहिए क्योंकि इन पर क्वेश्चन 100% आता ही है, छोड़ना नहीं है किसी कीमत पर। ये वैल्यूज मैं आपको हिंट देता चल रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और अभी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर मान के चलिए कि आपका नसीब खराब है। चल लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर में लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इस पर आपसे ज्योमेट्री पूछी जा सकती है, इस पर आपसे ज्योमेट्री के बारे में बात की जा सकती है। तो अगर आपको रेडियस रेशियो इतना दिया हुआ है तो ज्योमेट्री प्लेनर ट्रायंगुलर होगी, अगर इतना दिया हुआ है तो टेट्राहेड्रल होगी, इतना दिया हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल होगी, इतना दिया हुआ है तो फिर आपका बीसीसी होगा। यानी कि वैल्यू 0.7 से शुरुआत करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे कम से ज्यादा की तरफ चलो चाहे ज्यादा से कम की तरफ चलो, यानी 1 से 0.7 पे जाना है, 0.7 से 0.4 पे जाना है, 0.4 से 0.2 पे जाना है, 0.2 से 0.1 पे जाना है। अब वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है। 1 से कहां जाना है 0.7 पर, 0.7 से 0.4 पर, 0.4 से आपको कहां जाना है 0.2 पर, 0.2 से कहां जाना है 0.1 पर, फट से याद हो जाएंगे वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तरीका आपको आता है तो बहुत कुछ आप आसानी से याद कर सकते हो। रेडियस रेशियो की वैल्यू भी आपको याद रहनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का जो रेडियस रेशियो होता है उनकी वैल्यू, पैरामैग्नेटिक कब होता है, फेरो कब होता है, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसी के साथ साथ लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में भी एग्जांपल आपको, ये एग्जांपल जो है आर्सेनिक सल्फाइड वाला और FeOH का होल थ्राइड वाला पीजीटी में बहुत आता है, बहुत आता है। कोआगुलेटिंग पावर जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, आपको फ्लाकुलेटिंग वैल्यू पर निर्भर करती है, और अगर फ्लाकुलेटिंग वैल्यू आपको पता होगी तो आसानी से आप कोआगुलेशन पावर निकाल लेंगे। और कोआगुलेशन पावर चार्ज पर भी डिपेंड करती है, अगर चार्ज ज्यादा है तो यानी कोआगुलेशन पावर भी उसकी ज्यादा होगी। अब हम चले आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन क्लू पॉइंट्स पर जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं आपको ये पॉइंट भी बताता चल रहा हूं और उसके साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी आपको बताऊंगा कि वो क्लास भी हम आपकी लेंगे। पीरियोडिक टेबल में चलें तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, ये सब पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट हिट भी कर सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसा मैं मानता हूं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आयनिक रेडियस किधर से किधर घटता बढ़ता है तो इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट आपसे डिस्कशन कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए फायदेमंद बन जाए। जैसे कि अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती, घटेगी, आयनेशन पोटेंशियल घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, कलर अलग अलग शो होते चले जाएंगे। तो कलर में अगर हम लोग बात करें तो Li का रेड होता है, सोडियम का गोल्डन होता है, पोटेशियम का वायलेट, Rb का रेड होता है, क्रिम्सन रेड बोलते हैं, सीजियम का ब्लू होता है, कैल्शियम का ब्रिक रेड और स्ट्रोंशियम का ब्लड रेड होता है और बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूबिडियम और सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं और बेसिक नेचर जो होता है वो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोक्साइड का बढ़ता चला जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर घटती चली जाएगी, जबकि रिड्यूसिंग करैक्टर में लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, अपने फजान रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद पर अपना ऊपर से नीचे आने वाली कंडीशन है, यानी सबसे ज्यादा लिथियम लगा दीजिए, उसके बाद सीजियम आ गया, रूबिडियम आ गया, पोटेशियम, सोडियम एंड सो ऑन। स्टेबिलिटी अगर देखें तो बोरॉन में +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, फिर थैलियम हो जाता है, जबकि +1 ऊपर से नीचे उल्टा होता चला जाए, मतलब बढ़ता चला जाएगा, यानी +3 घटेगा और +1 बढ़ता चला जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर एसिड की करें तो BF3, BCl3, BBr3, BI3 होता है, जबकि आयनेशन पोटेंशियल में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेकिन गैलियम को ध्यान
ध्यान देना कि बोरॉन की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम से कम हो गया, गैलियम फिर ज्यादा हो गया इंडियम से, और इंडियम फिर कम हो गया थैलियम से। ये आयनेशन पोटेंशियल का ट्रेंड लोगों को खतरनाक लगने लगता है और यहीं से क्वेश्चन गलत होने के चांस भी होते चले जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद हम लोग चल लेते हैं कि अगर कार्बन फैमिली में चले, इनके करेक्टर मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़े और एसिडिक करेक्टर जो होते हैं वो घटते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग करेक्टर की बात देखो, सब एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर और हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती चली जा रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ती चली जा रही है, थर्मल स्टेबिलिटी घटती चली जा रही है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती चली जा रही है हाइड्राइड की। ये सब पॉइंट आपको, क्लू पॉइंट आपको याद रहने चाहिए जो बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं रिड्यूसिंग नेचर की, तो हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता चला जाएगा और कोवेलेंट करेक्टर भी ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, अगर आप देखें कोवेलेंट करेक्टर ऑफ यहाँ पर हाइड्राइड है तो यहाँ ऑक्सीजन सल्फर की बात चलेगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा ऊपर, जैसे ऊपर से नीचे यहाँ देखते चलिए, ऊपर से नीचे यहाँ पीबी तक आए, तो पीबी से आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर घटी मतलब ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर घटता है, और बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी, अगर हेलोजन की बात करते हैं तो हेलोजन में बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, ब्रोमीन देन फ्लोरीन आता है, ये गलती होती है आपसे। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, लेकिन यहां पर मैं आपसे बात करूंगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी जाती है तो ये दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग पावर दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक नॉन एक्वस में होगी, और एक हो जाएगी आपका एक्वस में हो जाएगी। तो जो दे रखी है ये नॉन एक्वस में, अगर एक्वस में बात करेंगे तो फिर यहां पर क्लोरीन की बात हो जाएगी, फिर आपकी फ्लोरीन आ जाती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन की एक्वस में ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। और क्वेश्चन को पढ़ते भी रहिए, समझते भी रहिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से हम लोग एसिडिक करेक्टर को भी ध्यान दे लेते हैं कि एसिडिक करेक्टर HI का ज्यादा, Br का कम, HCl HF आ जाता है। कॉन्जुगेट बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी HI की ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ऑक्सीजन बढ़ने के साथ घटती चली जाती है। ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पीजीटी में ये वाले बहुत आते हैं। HClO यानी एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन होती चली जाएगी। तो सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HClO4 है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HClO है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 है, स्ट्रॉन्ग बेस HClO हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं, आप हमारे ऐप पर जाकर के उस क्लास को यूज कर सकते हैं जो वास्तव में बहुत उद्देश्य लेकर के बनाई गई है। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं, चाहे वो नोबल गैसेस की हो, इनके लिए मैं एनसीईआरटी हमेशा सजेस्ट करता हूँ। ट्रांजिशन मेटल्स में भी आप एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट बुक मानी जाती है और एनसीईआरटी से आप इनके क्वेश्चंस मैक्सिमम तौर पर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। इसके बाद चलिएगा, अगर हम लोग आइसोमेरिज्म की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले तो लिगेंड और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर क्वेश्चन जरूर आता है, इनके क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये बात ध्यान रखने के साथ साथ आपको यहाँ चिलेटिंग लिगेंड पर फोकस ज्यादा करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर फोकस करना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से पूछी जा सकती है, इसके एग्जाम्पल्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, तो आपको ये सलाहें दी जाएंगे। वन शॉट में हम आपको इतना कुछ बताएंगे कि आपकी तैयारी एकदम मजबूत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चलते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अपने आप में बहुत बड़ी केमिस्ट्री मानी जाती है और जीओसी पूरी जान मानी जाती है केमिस्ट्री की। इस जीओसी में अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि डिक्रीजिंग अगर ऑर्डर है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो उतना ही हमारी पी ऑर्बिटल बढ़ती चली। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के स्ट्रक्चर को, उनके अराउंड रोटेशन को, उनके एंगल्स को बताते हैं और हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले में मिलते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। चल लेते हैं, अगर इक्विमोलर मिक्सचर एनंसियोमर का है तो उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं, और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होगा जिसपे एसिमेट्रिक कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा,
और उसको हम लोग स्टीरियो सेंटर के नाम से भी जानते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। अब यहीं पर अगर आपको इंटरमीडिएट की बात करें तो होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, इस पर भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इनमें भी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं, उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द चेन एंड इट्स परमानेंट इफेक्ट, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िए और इसको पढ़ने के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ये फार्मूला चार्ट जो भी मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव होता है, और प्लस आई इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो ये इंक्रीज करता है। प्लस आई इफेक्ट जितने भी एल्काइल बल्की ग्रुप होते हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है अगर एसिडिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। रेजोनेंस को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और रेजोनेंस के साथ साथ आपको पता होना चाहिए एल्कीन और एल्काइन की केमिकल रिएक्शंस और इनके इक्लिप्स स्ट्रक्चर। अगर हम इथेन की बात करते हैं तो इसका इक्लिप्स स्ट्रक्चर, इसका स्टैगर्ड और इसका एसक्यू स्ट्रक्चर जो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस पर आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि ये बताइए कि सबसे स्ट्रेन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। अगर स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन में आपको जितना एंगल आपका बढ़ता चला जाएगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, जितना छोटा होगा उतना स्ट्रेन ज़्यादा होगी, टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मॉलिक्यूल स्ट्रेन उतनी ही कम होती चली जाएगी। एल्काइंस को, एल्केन्स के इनके सभी की प्रॉपर्टी को भी ध्यान से पढ़िएगा, इनके फार्मूलों के साथ साथ इनके अंदर जो सेट जफ रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, इनकी डिहाइड्रेशन पर तो लगातार क्वेश्चन आया ही है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इनके रिएक्शंस में वुड्स रिएक्शन और अराइल हैलाइड की बात करें तो फिटिक, और दोनों को मिला दो तो वुड्स फिटिक रिएक्शन को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये रिएक्शंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी, इसका ध्यान देना है आपको। कौन मेटा डायरेक्टिंग है, कौन पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों होता है मेटा डायरेक्टिंग, और ये क्यों शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस पर भी आप थोड़ी सी चर्चा जरूर कर लीजिएगा। हैलोजन कंपाउंड्स में SN1 SN2 को SN1 SN2 और SNI रिएक्शन, ये तीन आपको पढ़ करके जानी, SN1 SN2 और SNI रिएक्शन। नोट करते जाइए, पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपकी आज इस वीडियो से। मैं आपसे कहूंगा कि चर्चा जरूर होनी चाहिए और ये चर्चा आपको कामयाब बनाएगी। फिनॉल में, फिनॉल की प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और खासकर अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर में डिस्टिंग्विश और टेस्ट को बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। और यहाँ पर एक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इस बात को तो आप जरूर याद कर लो कि कौन से रेजेंट अल्कोहल जो कन्वर्ट, एल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू अल्कोहल इन डिफरेंट वेज। अगर रिएजेंट आपके सामने डाइल्यूट H2SO4 है तो मार्कोनिकॉफ, B2H6 है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, H2O2OH है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है तो मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। आप इसको बेहतर ढंग से पढ़िए, इंपॉर्टेंट इसको लगाइए, और साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे कि अगर एरोमेटिक में चलते हैं तो एरोमेटिक में भी बहुत एसिडिटी का ऑर्डर किसका ज्यादा है, फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा क्यों एसिडिक होते हैं, इस पर भी आपको अपने क्वेश्चंस लगाने हैं। बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा, और इन पर मैं आपको क्ल्यू पॉइंट भी देता चल रहा हूं कि ईथर में विलियमसन सिंथेसिस को खासकर वहां पर अटैक करिएगा जो रिंग वाली कंडीशन हो उनको। विलियमसन सिंथेसिस में रिंग जहां पर होगा वहां पर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। और अगर ग्रिग्नार्ड रेजेंट से बात करें तो 100% रिएक्शन आनी है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब कराई हुई है, उनको भी आप ध्यान से करना। कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इस पर भी आप बहुत ध्यान से अपना गहन अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन में विलियम्स आपका जो वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन है, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है, पर्किन रिएक्शन है, उसके बाद आपका क्लेजन कंडेंसेशन है, क्लेजन सिमिट रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन आप
कार्बोक्सिलिक एसिड HBZ रिएक्शन है, और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी और एसिडिटी का ऑर्डर। और अगर नाइट्रोजन कंपाउंड में आते हैं तो कार्बेलेमीन और हॉफमैन्स रिएक्शन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इनके टेस्ट को भी, चाहे ल्यूकास टेस्ट हो, चाहे विक्टरमेयर टेस्ट हो, चाहे हिंसबर्ग टेस्ट हो, जैसे ल्यूकास टेस्ट एल्कोहल में काम आता है, विक्टरमेयर टेस्ट एल्कोहल में काम आता है, हिंसबर्ग एमीन्स में काम आता है। इस तरीके के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट भी आप नहीं छोड़ने हैं, आपको 100% पढ़ने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सब कुछ चीज़ें आपको लगातार मिलती रहें तो आप हमारे साथ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के उस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए जहां पर एक बहुत अच्छा बैच चल रहा है जिसका नाम है उद्देश्य बैच। उद्देश्य बैच में ये सब चीज़ें आपको दी जाएंगी और मैं उम्मीद करूंगा कि इनका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एल्केन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एल्काइन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एरीन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस पर बहुत ही गहन आपको विचार करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि रिएजेंट एल्कलाइन KMnO4 का नाम क्या है, वो कहां पर काम करता है, टॉलेंस रिएजेंट कहां पर काम करता है, और रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, इन सब की कैटेगरी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। मैं अनुज शर्मा आपसे यही कहने की कोशिश करूंगा कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की तैयारी में कुछ चीजें जरूर इन्वॉल्व करिएगा, जिस पर हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पर भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे, हाइड्रोकार्बन पर भी डिस्कशन करेंगे, आपसे हम हेट्रो कंपाउंड पर भी डिस्कशन करेंगे, हम आपसे स्पेक्ट्रो पर भी डिस्कशन करेंगे, हम आपसे जो है वो एल्कलॉइड पर भी डिस्कशन करेंगे, एल्केलॉइड पर भी डिस्कशन करेंगे, हम आपसे फोटोकेमिस्ट्री पर भी डिस्कशन करेंगे। ये सभी डिस्कशन हमारे आपके साथ में होंगे, जिससे आप पीजीटी में 100% सफलता मिलेगी आपको। तो अगर ये क्लू पॉइंट चाहिए, क्लू नोट्स चाहिए, तो जाइए फिर हमारे उद्देश्य बैच में, वहां पर आपको हर पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलेगा। अब बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली वीडियो का इंतजार हमारे साथ में करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे रेडियल और नॉन रेडियल नोट्स निकाल